नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बाढ़ से इस वक्त बिहार के हाल बेहाल है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो नेपाल की बारिश के वजह से इस वक्त बिहार के कई इलाके प्रभावित हुए हैं, क्योंकि नेपाल में भारी बारिश हुई है। फिर बिहार के भी कुछ इलाकों में बताया जा रहा था बारिश का सितम तो लोगों ने झेला, लेकिन नेपाल में जो गंडकी नदी है वहां पर जलस्तर बढ़ने के कारण वहां के बांध खोले गए और फिर पानी छोड़ा गया, जिसके कारण 13 ऐसे जिले हैं जो कि सीमा से लगते हैं नेपाल के, बिहार के, और ऐसे में उन गांवों के भीतर बुरी तरह पानी घुस चुका है, लोगों के घरों के भीतर पानी घुस चुका है। लोग इस वक्त परेशानियों में जीने को मजबूर नजर आ रहे हैं। ये 13 जिलों की तस्वीरें भी हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं बारी बारी से। कोसी, गंडक, बागमती नदी में बढ़ा है पानी और जल स्तर के पुराने रिकॉर्ड पूरी तरीके से नदियां तोड़ चुकी हैं, क्योंकि जो खतरे का निशान मापा जाता है, खतरे के निशान के ऊपर इस वक्त इन नदियों में जल प्रवाह देखा जा रहा है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि लोगों को यहां से पलायन होने पर भी मजबूर होना पड़ा है। कई लोगों ने अपने अपने आशियाने छोड़ दिए हैं ताकि अपने परिवार के साथ में सुरक्षित स्थानों पर जा सके। अलग अलग तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके कि किस तरीके से, देखिए, कुशीनगर, मुजफ्फरपुर, सुपौल, मोतिहारी, सीतामढ़ी और किशनगंज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन सभी तस्वीरों को आप देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त बिहार की स्थिति बद से बदतर कैसे होती चली जा रही है। यहाँ लोग लगातार सिर्फ इसी उम्मीद और इसी आस के साथ बैठे हैं कि लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके। हालांकि प्रशासन की ओर से तमाम कदम जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से कारगर अभी भी साबित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों तक जहां मदद पहुंची है तो अभी भी ऐसे कई लोग बाकी हैं जिनको राहत के तौर पर या तो उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जानी बाकी रह रही है या उन्हें सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जाना अभी भी बाकी है। और लोग घुटनों से ऊपर पानी के भीतर इस वक्त डूबे हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें मजबूरन अपना घर तक छोड़ना पड़ रहा है ताकि वो अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। तो बिहार के सीतामढ़ी में बाढ़ का कहर जिस तरीके से देखा गया, यहाँ कई ऐसे जगह हैं, हम आपको लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे 13 जिले बिहार के बताए जा रहे हैं जो कि नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। ऐसे में 13 जिले बुरी तरह प्रभावित है। किशनगंज, सीतामढ़ी, मोतिहारी, कुशीनगर, मुजफ्फरपुर और सुपौल की ये तस्वीर है, जहां पर आप खुद स्थिति देख करके समझ सकते हैं कि यहाँ लोगों को कितनी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि एक और जहां कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई है कि लोगों के घुटनों के ऊपर पानी बह रहा है, तो कुछ ऐसी भी तस्वीरें देखी गई जहां लोगों के कमर तक भी ऊपर पानी पहुंच चुका है। तो देखिए, बिहार में इस वक्त बाढ़ और साथ ही साथ बाढ़ के साथ बर्बादी का आलम है। बिहार में नेपाल की बारिश का असर देखने को मिल रहा है। दरअसल बिहार के 13 ऐसे जिले बताए जा रहे हैं जो कि बाढ़ से इस वक्त बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। 1968 के बाद से नेपाल ने अब पानी छोड़ा है बांध से, और सबसे ज्यादा पानी इस समय छोड़ा गया। दरअसल कोसी बैराज का अगर हम जिक्र करें तो कोसी बैराज से 6,61,295 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जबकि कई स्थानों पर नदियों के तटबंध तक टूट चुके हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाढ़ का पानी घुस चुका है। उत्तर बिहार और सीमांचल के जलमग्न होने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। आईएमडी ने बिहार के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। यहां तक सिर्फ इतना ही नहीं, जहां एक और आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, तो वहीं अब यह भी माना जा रहा है कि पूर्वी बिहार तक भी बाढ़ का प्रकोप पहुंच सकता है, बहुत जल्द दस्तक दे सकता है। यहां तक सीमांचल में जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी बाढ़ से प्रभाव झेलना पड़ सकता है, यानी कि बाढ़ से जो लोग ग्रसित इस वक्त हैं, ऐसे में वो लोग अपनी अपनी दिक्कतों, परेशानियों को सरकार और प्रशासन के समक्ष रख तो रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से अभी भी उनके सामने मदद नहीं पहुंच पाई है। और इसी वजह से लोग जहां एक और गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से कई ऐसी जगह अभी भी है जहां पर लोग इसी बेहाली में जीने को मजबूर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर जरा आप देखिए कि कहीं पर पुल ध्वस्त हुए हैं, कहीं पर लोगों के घरों के भीतर पानी ओवरफ्लो होकर के घुस रहा है, और कहीं पर आप देखेंगे कि कैसे नदियों के जो किनारे होते हैं उन किनारों का कटाव शुरू हो चुका है, यानी नदियों को और ज्यादा चौड़ीकरण होना शुरू हो गया है। और ऐसे में बिहार में कहीं ना कहीं उन लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है जो इन 13 जिलों में रह रहे हैं। लेकिन अब आईएमडी की ओर से भी ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए भी ये कह दिया गया है कि अभी और 8 जिलों को सचेत रहने की जरूरत है, पहले से ही व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाए। यहां तक कि बिहार प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की
टीमों को भी तैनात किया गया है। रेस्क्यू के लिए भी पहले से ही फोर्सेस को तैयार रहने को कहा गया है। कई जगहों से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई, घटनाएं सामने आई जहां पर या तो पुल ध्वस्त हो गए हैं या तो भूस्खलन जैसी भी तस्वीरें देखी गई है, जिसके बाद से जगह जगह पर सेना की टुकड़ियों को भी लगाया गया है ताकि अगर किसी को भी सुरक्षा मुहैया कराने की जरूरत होती है, किसी को भी अगर मदद पहुंचाने की जरूरत होती है तो यहां लोगों के पास तुरंत मदद पहुंच सके। तो ये तस्वीरें हम आपको बिहार के अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह इस वक्त नदियां उफान पर है। आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। तो देखिए, बिहार में बाढ़ को लेकर के अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है और राजनीति इस कदर गरमाने लगी है। ये क्या कह रहे हैं राजनेता, हम आपको खुद सुनवा देते हैं। ये अपने निगरानी में एक एक चीज को देख रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों तत्परता के साथ बिहार के बाढ़ पर सजग है और जो भी आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे सब उठाया जाएगा। कोई गलत आरोप लगा रहा है, वो क्या आरोप लगाएंगे? जिनके जमाने में कभी बाढ़ आती थी, यानी कि जंगल राज, लालू राज और आरजेडी के राज में, तो उस समय बाढ़ घोटालों का बड़ा कारण बन जाता था, लूट लिए जाते थे। लोग क्या बोलेंगे? हिस्सों में भौगोलिक रूप से अगर आप देखें तो नेपाल से पानी छूटना ये पहली बार नहीं हुआ, लेकिन हमारी तैयारियां हर वर्ष रिएक्टिव होती है, प्रोएक्टिव कभी नहीं होती है। मेरा पूरा इलाका अगर आप देखेंगे सहरसा, सुपौल से लेकर के मधेपुरा के कुछ हिस्से खतरा झेल रहे हैं। मैं समझता हूँ विस्थापन की भी जो एक प्रक्रिया में जो एक त्वरित चीज़ें होनी चाहिए थी उसका अभाव है। बाकी रसद ये वो, तो ऐसा नहीं है कि बाढ़ अचानक दस्तक दे रही है। हमें तैयारियों को भी देखना होगा ना कि उस हिसाब से, और इसलिए नेता प्रतिपक्ष ने अपने दल के कार्यकर्ताओं को भी कहा जहां जिसकी जितनी क्षमता हो उस हिसाब से वो लोगों की मदद करें। फिलहाल राजनेताओं को आपने सुना कि किस तरीके से अब इस मामले को लेकर के राजनीति भी शुरू हो रही है। एक और जहां मनोज झा ये कह रहे हैं कि देखिए, हमारी सरकार को हमने अक्सर देखा है कि वो रिएक्शंस तो दे देती है लेकिन प्रोएक्टिव कदम नहीं उठाए जाते हैं। यानी अगर आपको पहले से पता है कि इस वक्त बिहार में स्थिति बेकार हो सकती है, बर्बादी का आलम झेलना पड़ सकता है लोगों को, तो फिर आपको व्यवस्थाएं पहले से पूरी करनी चाहिए थी। इसमें ज्यादा जानकारी के साथ राजेश चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, बिहार की स्थिति को जरा और बारीकी से हम आपसे समझना चाहेंगे कि वहां इस वक्त चल क्या रहा है, क्योंकि राजनीति तो हो रही है लेकिन उन लोगों का क्या जिन तक अभी भी मदद नहीं पहुंच पाई है? जी, मैं आपको बता दूं कि देखिए, शनिवार को जिस तरह कोसी नदी ने अपना रोज रूप लेना शुरू किया तो कोसी तटबंध के अंदर जो लोग हैं वो काफी भयभीत हो गए हैं। वो जिला प्रशासन या राज्य सरकार लोगों को अलर्ट कर रखी थी। जिला प्रशासन बिहार के विभिन्न जिलों में जो जिलाधिकारी जहाँ पे बाढ़ की जो आशंका जताई जा रही थी, वहाँ के जिला प्रशासन जो है लोगों को सजग करते दिखे। और अगर बात सुपौल की करें तो सुपौल में ही कोसी बाराज, उसके नजदीक कोसी बाराज है और कोसी बाराज का शनिवार को जो जलस्तर था 6 से अधिक क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। लोग काफी चिंतित हो गए कि देर शाम कोसी बाराज के ऊपर से पानी का बहाव भी शुरू हो गया था। लोग और ज्यादा घबराने लगे और जिला प्रशासन जो है देर रात तक मॉनिटरिंग करते रहे। तटबंध के अंदर जो भी एरिया थे तमाम जगहों पे कई सारे टीम लगाए गए थे ताकि लोगों को सजग कर सके। अगर कोई लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में फंस जाते हैं तो रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन बात अगर रविवार की है तो रविवार के सुबह से ही डाउनफॉल शुरू हो गया था जलस्तर का। सुबह जब पानी का जलस्तर घटने लगा तो कल शाम तक 3 लाख क्यूसेक पानी गया। वजह ये बताया जा रहा था कि जो तराई, नेपाल का जो तराई क्षेत्र है ना, वहाँ पर बारिश बंद हो गया है। और आज की बात करें तो आज 2.5 लाख क्यूसेक पानी है और कहीं न कहीं ये जो है लोगों के लिए राहत की खबर है। और बात करें विधि व्यवस्था और प्रशासनिक की तो लोगों, यानी राजेश आप ये कह रहे हैं कि पहले से क्या पानी का स्तर घटा है या और ज्यादा बढ़ा है? बिल्कुल, कोसी तटबंध में जो है, तटबंध के अंदर की जो लोग हैं वो लोगों की परेशानी बढ़ी है लेकिन पानी का जो डिस्चार्ज स्तर है वो घटा है। तो डिस्चार्ज स्तर जैसे घटा है ये लोगों के लिए राहत है। लेकिन तटबंध के अंदर जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जब जब कोसी नदियां की पानी घटती है तो कोसी जो है कटौन लगातार शुरू कर देती है। लेकिन तटबंध के अंदर जो हजारों परिवार है वो आज भी जो है ऊंचे स्थान पे रहने को मजबूर है।
और लेकिन जिला राजेश, प्रशासन सवाल के ये भी है कि बार बार प्रशासन को लेकर और सरकारों को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। विपक्ष अभी भी हमलावर है। विपक्ष तो ये कह रहा है कि भाई जब आपको पहले से पता था कि अगर नेपाल में मौसम खराब है और नेपाल में जब पानी का स्तर बढ़ेगा, गंडकी नदी का स्तर बढ़ेगा, तो जो सीमावर्ती क्षेत्र है, खासतौर पर जो नेपाल के बॉर्डर को छूते हैं, ऐसे में अगर वो बांध का पानी छोड़ता है तो फिर पानी इसी तरीके से गाँव के भीतर आएगा, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होगा। ऐसे में पहले से तैयारियां पूरी क्यों नहीं की गई थी? देखिए, सत्ता और विपक्ष ये दोनों का पलटवार लगातार जारी रहता है। बावजूद अगर हम स्थान की बात करेंगे तो अभी हम मौजूदा तटबंध पे मौजूद है और तटबंध के अंदर जो स्थिति है वो स्थिति अभी भी भयावह है। क्योंकि तटबंध में कुछ लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि कोसी तटबंध के अंदर जो लोग हैं वो किस तरह रहते हैं, तटबंध के अंदर जो लोग रहते हैं वो किस तरह रहते हैं, कितना समस्या होता है। बहुत कठिनाई है। तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ विधि व्यवस्था आप लोग को मिल पाता है, राहत सामग्री? नहीं, रास्ता कहाँ भी मिला है। जो वहाँ पर रस्सी फला हुआ है वहाँ पर कम्युनिटी खाना वाना मिल रहा है? खाना मिलता है। देखिए, इन लोगों का भी कहना है कि प्रशासनिक तौर पर जो व्यवस्था है, खाना कम्युनिटी किचन की व्यवस्था किया गया है, खाना भी मिल रहा है। अब सत्ता और विपक्ष ये वार पलटवार लगातार जारी रहता है। जी ठीक है, लेकिन राजेश, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से यहाँ लोग परेशान नजर आ रहे हैं, उन तक राहत सामग्री जरूर पहुंचाती जा रही है, लेकिन अभी भी जैसे आपने भी जिक्र किया कि जिन गांवों के भीतर पानी घुस चुका है वहां लोगों तक अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फंसे हुए हैं, या फिर वहां आसपास के गाँव को पूरा खाली करवा लिया गया है? देखिए, जिला प्रशासन दावा कर रही है कि अधिकांश लोगों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचा दिया गया है और जो लोग बाकी है उन्हें एनडीआरएफ की टीम जो है उनके द्वारा जो है उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो लोगों को जा करके मुहैया कर रही है। जो लोग अभी भी प्रभावित एरिया में फंसे हैं उन्हें उस स्थान पे ले जाया जा रहा है। ठीक है राजेश, एक और सवाल ये है कि जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है इस दौरान, क्या उनके लिए किसी तरीके की राहत का पैकेज ऐलान किया गया है? ऐसी कोई मुआवजे की राशि की घोषणा अब तक की गई है क्या? ऐसी कोई सूचना फिर मेरे संज्ञान में नहीं है। और बाकी जो है मैं प्रयास करूंगा कि सुपौल के जो प्रशासन है उनसे बात करने का कि किस तरह की सुविधा है जो बाढ़ प्रभावित एरिया है उन्हें दी जाए। जी ठीक है राजेश, ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर और हम बता देते हैं अपने दर्शकों को कि नेपाल की बारिश का बिहार में इस कदर असर देखने को मिल रहा है कि लोगों के हाल बेहाल है। किशनगंज में बारिश से इस वक्त लोग बेहद ही परेशान नजर आ रहे हैं और लोग कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों की ओर से कई शिकायतें हैं, जहां कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर लोगों की मदद की गई है सरकार और प्रशासन की ओर से, सरकार की तरफ से नजर बनाई गई है। यहाँ तक कि हम वो तस्वीर भी आपको दिखाई थी जब नीतीश कुमार खुद भी पहुंचे हुए थे ग्राउंड जीरो का निरीक्षण करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि आखिर कहां तक ये इलाके प्रभावित हुए हैं और साथ ही लोगों को कितनी दिक्कतें अब तक हो रही हैं। इस बीच प्रशासन को भी हिदायत उनकी ओर से दी गई थी। हैं उसी ने हम लोग को वहाँ से नाव से बचाने का व्यवस्था किया। एसएसजी टीम को बुलाए थे यहाँ पे और उन्हीं के द्वारा हम लोग को यहाँ लाया गया स्कूल में। तो यहाँ पे हम लोग को खाने पीने का भी व्यवस्था है, बिजली का भी व्यवस्था है, रहने का भी व्यवस्था दिया गया है। ये लोग हमारे आदिवासी भाई लोग हैं जो वार्ड नंबर 5 के अंतर्गत आते हैं। इसमें 2 हिस्सा में बटा गया वार्ड, एक तो इधर झरवाडांगा और चट्टान गाँव की तरफ है और ये लोग मुर्दाडांगी के नाम से है। तो यहाँ पर सिर्फ आदिवासी भाई लोग हैं, 120 परिवार है और इन लोगों का आगो स्थिति को देखते हुए हमने एनडीआरएफ की टीम को फ़ोन किए, पहले सीओ मैडम को फ़ोन किए, वीडियो सर को फ़ोन किए, उसके बाद जो है आपदा पदाधिकारी भी आए हुए थे हमारे निरीक्षण के लिए। तो इन लोगों का स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने सभी लोगों को वहाँ से घर से लाने का काम किए। ये लोग हमारे आदिवासी भाई। देखिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ राजेश चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए। राजेश, हमने कई लोगों को सुना कि लोग ये बता रहे हैं कि कैसे उनके पास मदद तो पहुंच गई है, लोगों को राहत कैंपों तक भी पहुंचाया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आसपास के इलाकों में कितने राहत शिविर कैंप बनाए गए हैं, साथ ही साथ उनके लिए क्या कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था है, डॉक्टर्स की सुविधा मुहैया कराई गई है, राहत सामग्रियाँ क्या पहुँचाई जा रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जिला प्रशासन के द्वारा जो है कई सारे
कैंप बनाए गए हैं, हजारों लोगों को कैंप में रखा गया है, कई सारे जगह कम्युनिटी किचन का व्यवस्था किया गया ताकि लोग वहाँ पे भोजन कर सके। और रही बात जो भी मेडिकल की टीम होती है, मेडिकल की टीम लगातार घूम रही है और लोगों को तमाम तरह की जो सुविधाएं दी जाने वाली सुविधा होती है, सुविधा लोगों को दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है राजेश, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल देखिए बारिश के कारण बिहार के क्या हाल है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की कुछ टुकड़ियां जो कि अभी भी लोगों के लिए राहत पहुंचाने का काम कर रही हैं। कोशिश लगातार जारी है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हानि न होने दी जाए और उन्हें समय रहते ही सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया जाए, पूरे परिवार समेत, साथ ही उन तक सामग्री भी पहुंचाई जाए।